हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस बाय एकता मैम। पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो आप लोग? हाफ ईयरली एग्जाम्स की तैयारी चल रही है और उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज चैप्टर नंबर 6 और 7 का रिवीजन कर लेते हैं। ये पुरानी बुक है। चैप्टर नंबर 6 है ये आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। तो चैप्टर नंबर 6 का और कोशिश करते हैं 7 का भी रैपिड रिवीजन फटाफट कर लेते हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो चैप्टर है, क्लास को आगे बढ़ाते हैं, टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं। कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में देखिए सबसे पहला काम तो आपको ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, इसका डायग्राम आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। ये सेल बॉडी, ये इसका न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, नोड्स ऑफ रेंडवियर और ये नर्व एंडिंग्स, ठीक है ना। और इन नर्व एंडिंग्स के बीच का जो संबंध है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सिनेप्स। याद है ना आपको कि दो नर्व एंडिंग्स जो होती हैं उनको क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको पहले से अवेलेबल करवा रखे हैं, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी क्लास के साथ, ठीक है। तो डेंड्राइट्स, एक्सॉन ये हमने पढ़ लिया, इसका स्ट्रक्चर आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइम को वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन आपको बहुत अच्छे से याद करना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनता है व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन और व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन हमें पता ही है कि ब्रेन का जो लास्ट पार्ट है मेडुला ऑब्लिंगेटा और हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है वो जो है जिम्मेदार है, यानी कि हमारा हैंड ब्रेन जो है वो जिम्मेदार है किसके लिए? रिफ्लेक्स एक्शंस को कंप्लीट करने के लिए। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब ये है वो एक्टिविटीज जो बहुत जल्दी बिना सोचे समझे कंप्लीट हो जाती हैं। जैसे किसी गर्म चीज को हाथ लगाया तो जल्दी से हम अपने हाथ को हटा लेते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन आपको अच्छे से याद करना है। इसके लिए जो जरूरी है वो है हमारी सेंसरी और मोटर नर्व्स। देखिए सेंसरी नर्व्स जो होती हैं ये सूचना को लेके जाती हैं कहाँ? हमारे ब्रेन तक। ब्रेन का जो पार्ट है जो कि रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जरूरी है वो हमारी मोटर नर्व्स को निर्देश देता है और मोटर नर्व्स उस सूचना को ले आती है हमारे बॉडी पार्ट तक और वहां से हमको ये पता चल जाता है कि अगर गर्म चीज हमारे हाथ पर छू गई है तो हमें जल्दी से वहां से हाथ हटा लेना है। ये डायग्राम आपको याद कर लेना है। ह्यूमन ब्रेन के अंदर आपको ब्रेन के तीनों पार्ट्स के काम याद करने हैं, ठीक है ना। कि कौन सा पार्ट सोचने समझने, देखो फोर ब्रेन है तो सोचना, समझना, याद करना, पहचानना, रिवाइज करना, देखकर पहचानना, किसी पुरानी चीज को रिकॉल करना, रिकॉग्नाइज करना, ये सारे काम हमारा फोर ब्रेन करता है। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के कई सारे काम साथ मिले हुए हैं और साथ ही साथ हमारा जो हाइंड ब्रेन है वो ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन और वॉमिटिंग के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। इसके बाद मेन जो इसमें से बड़े क्वेश्चन बनते हैं वो यही दो बनते हैं। या तो आपसे रिफ्लेक्स एक्शन पूछा जाएगा और शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये है कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन या हाइंड ब्रेन में से किसी के भी फंक्शंस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। प्लांट्स के अंदर जो इमीडिएट रेस्पॉन्स है, जैसे हमारे अंदर है नर्वस सिस्टम वैसे प्लांट्स में भी है, तो मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग इनमें ग्रोथ पाई जाती है। देखो जियोट्रोपिज्म की बात करते हैं तो जियो यानी यहाँ पर अर्थ के ग्रेविटेशन की बात हो रही है ना। तो वो पार्ट्स प्लांट के जो ग्रेविटेशन की तरफ ग्रो करेंगे वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करेंगे। जैसे कि जड़ें, ये जड़ की तरफ, मिट्टी की तरफ जाएंगी यानी अर्थ के ग्रेविटेशन के केंद्र की तरफ जाएंगी, इसलिए पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और तना जो है या एरियल पार्ट जो है प्लांट्स के, ये अर्थ के सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, इसलिए नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करेंगे। फोटोट्रोपिज्म की बात करें तो प्लांट के वो पार्ट्स जो लाइट की तरफ ग्रो कर रहे हैं वो पॉजिटिवली फोटोट्रोपिज्म शो करेंगे और जो पार्ट लाइट के विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। जैसे कि एरियल पार्ट्स जो है, एरियल पार्ट्स यानी कि मिट्टी के ऊपर वाला हिस्सा रोशनी की तरफ जा रहा है यानी सूरज की रोशनी की तरफ, तो ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करेगा। जड़ें अंधेरे की तरफ जा रही है यानी कि प्रकाश के विपरीत दिशा में, तो ये नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो करेंगे। इसके बाद याद जो आपको करने हैं वो ये करने हैं प्लांट हार्मोन्स। इनका एक फंक्शन आपसे कंफर्म पूछा जाएगा एग्जाम में, जैसे कि ऑक्सिन, ये किस लिए जरूरी है? प्लांट के जो एरियल पार्ट्स हैं, खासकर शूट यानी कि तने का जो टिप है उसको, उसकी सेल्स को लंबा करने के काम में आता है, ठीक है। ऑक्सिन जो है ये प्लांट के एरियल पार्ट्स में, खासकर जहां पर सूरज की रोशनी पड़ती है वहां ज्यादा मात्रा में बनता है। इसके बाद है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है ये तने की मोटाई, घेराव, जो गिर्थ होती है प्लांट की, उसको बढ़ाने के काम में आता है। साइटोकाइनिन, सी से याद रख लेना, सी से सेल डिवीजन के लिए जरूरी है।
प्लांट के अंदर, फ्रूट्स के अंदर सेल डिवीजन हो रहा है ताकि फ्रूट्स का साइज बढ़ता है, ये सारे काम साइटोकाइनिन करता है। ठीक है, इसके अलावा अब ये तीनों हार्मोन्स तो वो थे जो प्लांट की ग्रोथ को किसी ना किसी तरीके से बढ़ा रहे हैं। अब हम बात करते हैं उस प्लांट हार्मोन की जो प्लांट की ग्रोथ को कम करता है। ऐसे हार्मोन्स को कहा जाता है, ये तो थे प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ये इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ठीक है, जैसे कि एब्सिसिक एसिड, ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इनहिबिट मतलब प्लांट अगर जल्दी ग्रो कर रहा है तो उसकी ग्रोथ को कम कर देता है। विल्टिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों का मुरझाना भी इसी वजह से होता है। अब आगे आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लांट एनिमल हार्मोन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें सबसे पहली बात तो आपको ये याद कर लेना है, हाइपोथैलेमस। देखिए हाइपोथैलेमस जो है ये काम क्या करता है, ये जितने भी हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं वो कितनी मात्रा में रिलीज होंगे, कब होंगे, ये सब ध्यान रखने का काम किसका है, हाइपोथैलेमस का है। ठीक है, इससे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है जो कि जिम्मेदार है किसके लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड को। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड, तो ये मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर कहलाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो इस हाइपोथैलेमस के द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं। जब तक हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा तब तक पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई भी हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है। ठीक है, अलग अलग हार्मोन्स हैं अलग अलग ग्लैंड्स के अंदर, जैसे कि आयोडीन किसके लिए जरूरी है, हमारी थायराइड ग्लैंड के लिए। थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, और ये थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करता है। ग्रोथ हार्मोन ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग फैक्टर को सीक्रेट करता है जिससे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है। इससे ग्रोथ अगर कम हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन तो व्यक्ति की लंबाई कम रह जाएगी, और ज्यादा हो जाएगा तो उसकी लंबाई जरूरत से, नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगी। इसके बाद इंसुलिन, ये पेनक्रियास से निकलता है। पेनक्रियास ये हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है। अगर ये हार्मोन कम हो जाता है तो डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है। टेस्टोस्टेरोन ये टेस्टिस से निकलता है जो कि मेल्स के अंदर पाई जाती है, और मेल्स में जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं और स्पर्म फॉर्मेशन है ये काम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। ओवेरीज जो है ये मेनली एस्ट्रोजन हार्मोन को सीक्रेट करती हैं, सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने का काम। एड्रिनलिन हार्मोन ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, ये विपरीत परिस्थितियों के लिए हमें तैयार करता है। और रिलीजिंग हार्मोन ये हमने अभी पढ़ ही लिया कि हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होते हैं जिससे कि पिट्यूटरी ग्लैंड अलग अलग तरह के हार्मोन सीक्रेट करती है। तो ये तो बात हो गई हमारे चैप्टर नंबर 6 की। आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7 पे, दैट इज रिप्रोडक्शन। देखिए इस चैप्टर में से आपको मेन जो चीज याद करनी है, पहली बात तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये आपको याद होना चाहिए। क्या काम है इसका, तो डीएनए इन द न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। पहला काम तो प्रोटीन फॉर्मेशन का काम डीएनए के द्वारा ही होता है। साथ ही साथ पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुणों का स्थानांतरण होता है, यानी कि माता पिता के गुण किस मेथड से या कितने गुण माता पिता से उनके बच्चों में जाएंगे, ये ध्यान रखने का काम किसका है, डीएनए का काम है। साथ ही साथ डीएनए जिम्मेदार है किसके लिए, वेरिएशंस के लिए। जो भी नया इंडिविजुअल होता है उसके अंदर आधे गुण अपनी माता से और आधे गुण अपने पिता से आते हैं, जिसकी वजह से कई तरह के वेरिएशन उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जो नया होने वाला शिशु है या बालक है या बालिका है उसके अंदर आधे गुण अपने माता से और आधे गुण अपने पिता से आते हैं। अब सिंगल ऑर्गेनिज्म यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं, उनके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है उसके मेथड्स हमें विद एग्जांपल याद करने पड़ेंगे। जैसे फिशन, फिशन का मतलब एक प्राणी स्पेसिफिक मेथड से दो हिस्सों में बढ़ जाता है और दोनों ही हिस्से सेम आइडेंटिकल होते हैं, किसकी तरह, पेरेंट सेल की तरह। इसको कहा जाता है फिशन। बाइनरी फिशन, बाइनरी बाई का मतलब दो, यानी कि एक प्राणी दो में बट गया। यहाँ पर बाइनरी फिशन लेशमानिया में ये एक था, एक से दो बन जाते हैं। इसके बाद मल्टीपल फिजन और पाया जाता है। ये देखिए प्लाज्मोडियम के अंदर मल्टीपल फिजन, इसके अंदर ये स्ट्रक्चर बन जाता है अंदर, और बहुत सारे सेल्स इसके अंदर रहते हैं। जब सिमिलर फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये फट जाता है और इसमें से ये सारे प्लाज्मोडियम रिलीज हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं रीजनरेशन की। रीजनरेशन का मतलब होता है दोबारा बनना या उगना। जैसे कि हम छिपकली के अंदर देखते हैं कि उसकी पूंछ अगर किसी रीजन से टूट जाती है तो कुछ दिन बाद वो दोबारा आ जाती है। सबसे ज्यादा रीजनरेशन पाया जाता है प्लेनेरिया के अंदर। प्लेनेरिया जो होता है इसके आप कितने भी टुकड़े कर दें, इवन इसको अगर हम छलनी से छान भी दें
तो हर इसका जो टुकड़ा है वो एक नए प्लेनेरिया में विकसित हो जाता है। इस तरह के मेथड को कहा जाता है। जैसे पूंछ वाला हिस्सा काट दिया तो धड़ उग जाता है, धड़ को काट दिया तो पूंछ उग जाती है, बीच से काट दिया तो आगे और पीछे दोनों हिस्से उत्पन्न हो जाते हैं। हमारे अंदर भी थोड़ी बहुत रीजनरेशन की क्षमता होती है। ऐसे नहीं कि उंगली कट गई तो दोबारा उग जाएगी, जैसे नाखून कटते हैं वापस आ जाते हैं, बाल हम काट लेते हैं तो बाल दोबारा उग जाते हैं। ये जो मेथड है, चोट लग जाती है तो घाव भर जाता है, ये भी रीजनरेशन का ही एग्जाम्पल है। इसके बाद है बडिंग। बडिंग इसको हिंदी में कहा जाता है मुकुलन। मुकुल, मुकुल का मतलब होता है कली। जैसे ये हाइड्रा है, ये देखिए छोटा सा बड ये इसके अंदर बन रहा है, धीरे धीरे ये मैच्योर होता है और सेम पेरेंट्स की तरह बन जाता है। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है, ये इसका पूरा मैच्योरेशन हो जाता है, तो ये यहाँ से टूटकर अलग हो जाता है और एक नए हाइड्रा को बना देता है। ये तो थी ऑर्गेनिज्म्स के अंदर। अब हम बात करते हैं प्लांट्स के अंदर। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब ये है कि प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर अगर कुछ प्लांट्स है तो ऐसे होते हैं जिनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की या पॉलिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। बात करते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, यानी कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि इनके जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं उनसे ही नए प्लांट का विकास हो जाता है। जैसे कि गुलाब है, उसकी टहनी को हम बो देते हैं तो उससे नया गुलाब का पौधा बन जाता है। अदरक को जमीन में बो देते हैं तो उससे नई अदरक उत्पन्न हो जाती है। तो कुछ के अंदर रूट से, कुछ में स्टेम से और कुछ में लीव से नए प्लांट्स विकसित हो जाते हैं। जैसे कि पत्तियों से जो विकसित होने वाला प्लांट है वो है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम देखिए, इसकी जो पत्ती है इसके ऊपर ये छोटी छोटी पत्तियां बनती हैं और ये क्या करती हैं, यहाँ से टूटकर मिट्टी में गिर जाती हैं और एक नए ब्रायोफाइलम को विकसित कर लेती हैं। इसे हिंदी में कहते हैं पत्थर चट्टा। स्पोर फॉर्मेशन ये ज्यादातर फंजाइज के अंदर पाया जाता है, जैसे कि राइजोपस में आप देख पा रहे हैं कि राइजोपस जो होता है इसके अंदर ये स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है और ये हर स्पोर जो होता है ना, ये एक नए फंजाई यानी राइजोपस को उत्पन्न करता है। अब प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है उसके लिए जरूरी है पॉलिनेशन। प्लांट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेक्सुअल और एक होते हैं बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल जो होते हैं जिनके अंदर या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, जैसे कि पपाया और वाटरमेलन, एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। और बाइसेक्सुअल जिसके अंदर स्टेमन और पिस्टल यानी कि मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होंगे, लाइक हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। ठीक है। पॉलिनेशन की प्रोसेस कि ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये स्टिग्मा से होते हुए, जो कि पोलन ग्रेन्स जो हैं जो कि मेल जर्म सेल है, ये स्टिग्मा प्लांट के अंदर पाया जाएगा फ्लावर में, और ये पोलन ट्यूब से होते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं, ओवरी में, और वहां पर इनका फ्यूजन होता है। फ्यूजन से एक नया जाइगोट बनता है और उससे नए बीज का पौधे में निर्माण होता है। ठीक है। अब है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है उसमें आपको दोनों ही डायग्राम्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको प्यूबर्टी की डेफिनेशन ये लर्न करनी है, जितने भी चेंजेस हैं उनके बारे में लर्न करना है, बॉयज और गर्ल्स के अंदर जो चेंजेस होते हैं उनको याद करना है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला जो टॉपिक है, इसमें से आपसे आपने पढ़ लिया इसको, तो इसमें से आपसे ऐसा पूछ लिया जाएगा कि अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा। ठीक है ना। तो जैसे एड्स है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये आप अपनी जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। साथ ही साथ ऑलमोस्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। बिल्कुल इतना ही है इस चैप्टर में। हमारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए। खासकर एक तो फ्लावर का डायग्राम इसमें से है ना, फ्लावर का डायग्राम और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, इस चैप्टर में से डायग्राम आएगा ही आएगा। तो एक और एक, दो तो ये हो गए, और एक फ्लावर का डायग्राम ये वाला। ये 3 डायग्राम जो है इस चैप्टर में से आपको याद करने ही करने हैं, है ना। तो फटाफट से रिवीजन हो गया चैप्टर का। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। साथ ही साथ जो चैप्टर है वो आपको, ये जो दोनों चैप्टर हैं स्कोरिंग चैप्टर है, ये वाला जो चैप्टर है ये ज्यादा मार्क्स का है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है ना। डायग्राम साथ के साथ याद कर लोगे, इसमें इनके एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना, खासकर प्लांट्स के अंदर, है ना, कि ब्रायोफाइलम और ये वाले जो मेथड है ना, कि फिजन किन में पाया जाएगा, तो आपको याद होना चाहिए अमीबा और प्लेनेरिया के अंदर पाया जाएगा। फिजन है, रीजनरेशन है, तो ये प्लेनेरिया में पाया जाएगा। फ्रेगमेंटेशन है, तो फ्रेगमेंटेशन जैसे स्पाइरोगाइरा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब फ्रेगमेंट्स में जब इनकी बॉडी बढ़ जाती है तो हर फ्रेगमेंट जो है वो एक नए इंडिविजुअल में विकसित हो जाता है।
ठीक है, तो आई होप क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी। अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। जल्दी ही मिलेंगे अगली क्लास में, और आगे वाले चैप्टर्स जो कि फिजिक्स वाले चैप्टर अब हमारे बच गए हैं उनका रिविजन कंप्लीट करेंगे। तो तब तक अच्छे से पढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स। बाय।